गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेutics में। तो इसके अंतर्गत आपको दो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ना है। फर्स्ट वन इज रिट्यूमाइड आर्थराइटिस एंड आर्थराइटिस का ही सेकेंड फॉर्म पढ़ना है ऑस्टियो आर्थराइटिस। दोनों लगभग सेम है, ज्वाइंट्स का ही दोनों में प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो बेसिकली ये जो बीमारी होती है इसमें भी हमारे क्या होता है कि क्रॉनिक टाइप का इन्फ्लामेशन होता है हमारे ज्वाइंट्स पे। अब ज्वाइंट्स कहाँ पे होगा? जहाँ पे भी कोई भी चीज मुड़ रहा है, जैसे दो हड्डियां मुड़ रही है तो उस एक बीच को हम ज्वाइंट्स कहते हैं। तो वो हाथ में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अब जो मुड़ रही है तो मुड़ने के लिए कुछ ना कुछ इलास्टिक वाली चीजें की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे ही वो चीज घिस जाता है या खराब हो जाता है, उस कारण ये बीमारियां होती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं ना कि दो इलेक्ट्रिक वायर ही है, तो अगर दो जगह से लगना है, दोनों को मुड़ना है, तो वहां पे बीच में एक अलग ज्वाइंट लगाया जाता है, दैट इज ज्वाइंट। ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा ही है, दो अगर स्केलेटन है तो उसके बीच में कुछ लगाया जाएगा जिससे कि एक दूसरे के ऊपर वो आसानी से मुड़ सके। तो वहां पे जो भी ज्वाइंट्स लाइनिंग है, तो वहां पे क्या है कि इस एक बीमारी में र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि ये जो ज्वाइंट लाइनिंग है वो अफेक्ट करता है, डिग्रेड होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। अब उससे क्या होगा कि जब भी मसल्स मूव करेगा तो वो काफी स्वेलिंग होने लग जाता है या पेन होने लग जाता है। तो अब ये जो बीमारी होता है तो वो कैसे होगा? तो ये मे भी हो सकता है कि जेनेटिकल हो, या कभी कभी हमारे खुद के ऑटो इम्यून टाइप भी होते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ब खुद खराब हो जाते हैं और खुद अपने सेल्स को अटैक करने लग जाते हैं, इस वजह से होने लग जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा कि ये जो सिनोवियल फ्लूइड्स है वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया, और ये जो कार्टिलेज है जिससे क्या होगा कि इजिली ये दोनों मूव करेगा, वो मूव नहीं होने लग जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया और काफी पेन होने लग जाता है। तो ये हाथ में भी हो सकता है, फिट्स में भी हो सकता है, टोज में भी हो सकता है। अब दूसरा है इडियोपैथोजेनेसिस। तो इससे पहले मैंने जो भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि आपने इडियोपैथोजेनेसिस नहीं डाला है। तो बेसिकली क्या है कि अगर ले भाषा में हम बात करें तो इडियो पैथोजेनेसिस इज ओनली काउस। काउस जो मैंने दिया है कि इस कारण हो रहा है ये डिसऑर्डर, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है ये डिसऑर्डर, काउस ही बेसिकली इथियोपैथोजेनेसिस है। तो कंफ्यूज नहीं करना है वहां पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाम ही दे दिया है, इथियोपैथोजेनेसिस। तो अब ये जो रिट्यूमाइड आर्थराइटिस है, इसको होने का दो कारण है, दो चीज पे ये डिपेंड करता है। फर्स्ट जेनेटिक, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हो सकता है कि ओवरवेट हो सकता है जिस कारण वो घिस घिस के खराब हो गया हो। दूसरा बेसिकली होता है जेनेटिकल फैक्टर्स। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वो हमारा जेनेटिकल फैक्टर्स है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो, या फिर ऑटो इम्यून टाइप का है, तो हमारा जेनेटिकल फैक्टर है, तो हमारा ये जो जीन है HLA-DR4 D11, ये जीन जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर पास ऑन हो गया उस वजह से हुआ। दूसरा क्या है, इम्यून मेडिएटेड डिजीज है। तो उस कारण क्या होता है कि हमारा जो टी सेल है, टी सेल में CD4 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 सेल्स जो होता है वो क्या करता है कि एक्टिवेट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अब ये सेल बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो क्या करेगा, जो मोनोसाइट है या माइक्रोफेज सेल है, माइक्रोफेज सेल बेसिकली क्या करता है, कोई भी चीज को खा जाता है, इनकल्फ कर जाता है। तो ये क्या करेगा कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो बहुत तेजी के साथ प्रोडक्शन करने लग जाएगा, या प्रोस्टोग्लैंडिन्स बहुत तेजी के साथ प्रोडक्शन करने लग जाएगा। और ये जो प्रोस्टोग्लैंडिन से ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन काउज करता है, स्वेलिंग जो काउज हो रहा है इस वजह से काउज होता है। दूसरा जो कार्टिलेज है या बोन है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, ऑटो इम्यून है, खुद ब खुद उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। उसके अलावा और क्या करता है कि लिम्फोसाइट अगर बी है, टी टी लिम्फोसाइट तो इतने किया, बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, प्लाज्मोसाइट्स में जाके प्रोलिफरेट कर जाता है, और वहां पे क्या करता है, र्यूमेटॉइड फैक्टर्स को जनरेट करता है और एंटीबॉडीज को जनरेट करता है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनाने लग जाता है, और ये क्या करेगा फिर से जाके लास्ट प्रोसीजर क्या करेगा, जो भी कार्टिलेज है उसका डिस्ट्रक्शन काउज करता है, या हमारा जो बोन का सेल है ऑस्टियोक्लास्ट है उसको इरोड करता है, उसको
इरोजन लाने लगता है, उसको डिग्रेड करने लग जाता है, जिस वजह से क्या होता है, पन्नस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन जो आपने देखा कि सिनोवियल फ्लूइड फट फूल गया है, तो ये काउज करता है। कभी कभी क्या होता है कि साइनोस्टोसिस काउज हो जाता है, मतलब हड्डियां ज्वाइंट होने लग जाती है, जो हड्डियां एक दूसरे से अलग थी, बीच में ज्वाइंट था, कार्टिलेज था, अब वो दोनों मिल के फ्यूज हो जाता है। तो ये क्या करता है, इजिली मूव नहीं करने लग जाएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाता है। तो इडियोपैथोजेनेसिस में आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो बीमारी हो रही है, दो तीन फैक्टर्स से हो रही है, फर्स्ट जेनेटिकल, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, थर्ड वन क्या है कि ऑटोमेडिएटेड डिजीज है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में जाते हैं, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी कुछ अलग नहीं है, दैट इज ऑल अबाउट सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। तो पेन होने लग जाएगा ज्वाइंट पे, हमारा जो ज्वाइंट है वो इजिली मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो कार्टिलेज है बीच का वो खराब हो गया है, टेंडरनेस होने लग जाएगा, वेट लॉस कभी कभी होने लग जाता है, फीवर, फैटिक, टायर्डनेस, ये सब बीमारी होने लग जाएगा। और कभी कभी जैसे कि हाथ में आपने देखा कि ये फूल जाता है, बम हो जाता है, स्वेलिंग होने जाता है, सिनेवियल जो भी ज्वाइंट्स है वो फूल जाता है, और कुछ कुछ डिफॉर्मिलिटीज है वो सब होने लग जाते हैं। अब हम इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो फर्स्टली ईट हेल्दी, ये सभी चीज में लागू होगा। डेली मूवमेंट करें, हम दिन भर बैठे नहीं रहे, हमको लिफ्ट से जाना है तो हम सीढ़ी का उपयोग करें, स्टेयर्स का उपयोग करें, अपना जो एक्टिविटी है वो हमेशा एक्टिविटी करते रहे, ऐसा नहीं कि दिन भर एक्टिविटी ही करना है, रेस्ट, लीजर एंड प्लीजर सभी का पीरियड हमारा एक जैसा रहे। और अगर वो इन्फ्लेमेशन हो गया है तो वहां पे ठंड और गर्म पट्टी हम इस्तेमाल करें, स्ट्रेस को रिड्यूस करें, क्योंकि ये भी स्ट्रेस के कारण भी हमारा ये कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कुछ दवाइयां लेते हैं, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, कुछ स्टेरॉइड्स लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस लेते हैं, या कुछ डिमार्ट्स लेते हैं। डिमार्ट्स क्या है कि इस एक खास बीमारी को लड़ने के लिए जो दवाइयां हैं, मेडिकेशंस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो है उसी को बोलते हैं हम लोग, मतलब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स को डिमार्ट्स बोलते हैं। तो कुछ एक अलग जो इसके लिए स्पेसिफिक ड्रग्स है वो सब हम लोग लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, या फिर अगर बहुत ज्यादा प्रोसीजर बढ़ गया है तो हम सर्जरी भी कराते हैं, सिनोवेक्टोमी कहते हैं, जहाँ पे हमारा जो इन्फ्लेम लाइनिंग है ज्वाइंट्स का उसको रिमूव करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारा ज्वाइंट का फ्लेक्सिबिलिटी फिर से रिस्टोर हो जाता है, टेंडन का रिपेयर करते हैं, ज्वाइंट फ्यूजन कराते हैं। तो कुछ एक सर्जरी प्रोसीजर में भी हम जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी उसी टाइप का बीमारी है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बोन्स है, जो कार्टिलेज कुशंस की तरह काम कर रहा है, ये भी खिया जाता है। क्या मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि डिग्रेड कर जाता है टोटली। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये भी सेम टाइप का बीमारी काम करेगा कि हमें काफी जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लग जाएगा। तो अब ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब वो होना है हमारे बेसिकली जनरलाइज्ड है, वो होना है। सेकेंडरी कोई खास वजह के कारण हुआ, मैं मतलब जो आदमी स्पोर्ट्स में है, चलते चलते घिस गया, एज रिलेटेड ये नहीं है, किसी को भी हो सकता है, या किसी ट्रॉमा के कारण हो गया, एक्सीडेंट हुआ उसके कारण हो गया, तो सेकेंडरी पर्पसेस। अब यहाँ पे क्या है, दैट इज यहाँ पे देखिए, ये एक देखिए और यहाँ का ज्वाइंट देखिए, ये जो डिस्क है ये देखिए और यहाँ का देखिए। तो ऑस्टियोआर्थराइटिक स्पाइन है ये, यहाँ पे कितना नॉर्मल है, टिपिकल स्पाइन है ये। अब ये कैसे होता है, इडियोपैथोजेनेसिस में आप जब देखेंगे तो ये कैसे होगा, तो अब बहुत ज्यादा अगर लोड बन गया, ओवरलोड, अगर कोई भी चीज पे लोड, जैसे बहुत ज्यादा लोड किसी पे पड़ गया तो नीचे वाला खिया जाता है, तो सेम चीज हमारे बॉडी पे भी होता है कि वो ज्वाइंट्स खराब होने लग जाता है। तो एबनॉर्मल फोर्स की वजह से भी ये क्या होता है कि ऑस्टियो ऑस्टियोपोंटिन रिलीज होने लग जाता है। और ये क्या करेगा, दो टाइप से काम करता है, कुछ एक फैक्टर्स को हमारे बॉडी में बढ़ा जाता है, जैसे कि MMP13 या फिर कोलाजन 2 को डिग्रेड कर देगा। और ये क्या करता है कि ये सारा जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, कीमो साइटोकाइनेंस का हो जाए, या ये कुछ और फैक्टर्स को, इंट्राल्यूकिन्स को ये और बढ़ा दे आपके बॉडी में, तो ये सब क्या करेगा कि इम्यून फैक्टर्स, ये इंट्राल्यूकिन्स, ये सब क्या करेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रोग्रेस कर जाएगा। तो यही है कि काउज कैसे होता है।
अब इसमें भी हमको क्या होता है, पेन होने लग जाएगा, स्टिफनेस होने लग जाएगा, टेंडरनेस, रेडनेस होने लग जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी हमारा खराब होने लग जाता है, स्वेलिंग होने लग जाता है, आवाज होने लग जाता है, पैर में कड़कड़ का आवाज होने लग जाता है चलने पे। तो ये सब इसका मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नेक्स्ट, अब इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ओवरवेट, ओवरलोड जो हमारे बॉडी में बन रहा है उसको हटाएंगे, जो हॉट एंड कोल्ड इंटरमिटेंट हम उसको देंगे, सेकेंगे हम पैर को, एक्सरसाइज थेरेपी लेंगे, वेट अगर ओवर वेट है तो हम वेट लूज करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, और ज्यादा वजन ना पड़े उसके लिए हम लोग कुछ सपोर्टिव डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में भी हम लोग एनएसआईडी यूज करते हैं, कुछ इंजेक्शंस लेते हैं, लुब्रिकेशन इंजेक्शन लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्शंस लेते हैं, और सर्जरी कराते हैं, ठीक है। तो अब हम और फिजियोथेरापी मैनेजमेंट भी करते हैं कभी कभी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।